नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 8 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं बुलेटिन। तो आइए फटाफट खबरों के सफर पर एक नजर डाल लें। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 57 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन खत्म करने और दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला रास्ता खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज अहम सुनवाई होगी। बीते 13 जनवरी को याचिकाकर्ता वकील अमित साहनी की तरफ से ये याचिका दाखिल की गई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ के बेंच के पास है, जिस पर यह बेंच आज सुनवाई करेगी। वहीं शाहीन बाग में डटे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं लेती, तब तक उनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। ऐसे में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर रहेंगी। विधानसभा इलेक्शन में चुने हुए नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और इन्हीं ईवीएम पर देश भर की निगाहें हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है। दिल्ली में 21 जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाए गए, जहां सभी 70 विधानसभाओं में इस्तेमाल की गई ईवीएम को रखा गया। लेकिन आम आदमी पार्टी को न तो इस सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा है और न ही देश के चुनाव आयोग पर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो ईवीएम की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम में अपने वॉलंटियर्स की तैनाती करेगी। 30 स्ट्रांग रूम के बाहर ये वॉलंटियर्स मतगणना के दिन तक मौजूद रहेंगे। तमाम एग्जिट पोल में भले ही आम आदमी पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है, लेकिन पार्टी को डर है कि ईवीएम के जरिए विरोधी साजिश रच सकते हैं। दरअसल ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी की शिकायत बहुत पुरानी है और इस बार भी आम आदमी पार्टी ईवीएम पर ज्यादा सतर्कता बरत रही है। चुनावी साल है, बिहार में सियासी वार है, पोस्टर से प्रहार है। बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है और सियासी दलों के बीच अभी से घमासान शुरू हो चुका है। आलम यह है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच छिड़ी पोस्टर की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीरें पटना में आरजेडी कार्यालय की है, जहां नए पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर प्रहार किया गया है। इन दिनों पोस्टर से बिहार की सियासत ऐसी रंगीन हुई है कि आरजेडी कार्यालय के बाहर ज्यादातर नीतीश कुमार के पोस्टर लगा दिए गए हैं। आरजेडी के पोस्टर प्रहार का जवाब जेडीयू ने भी पोस्टर से ही दिया। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर जेडीयू ने पोस्टर लगाकर लालू और तेजस्वी पर हमला बोला है। इस पोस्टर में लालू को भ्रष्टाचार का जन्मदाता करार दिया गया है और तेजस्वी को उनका उत्तराधिकारी बताया गया है। एक तरफ आरजेडी और जेडीयू में पोस्टर वार छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर लालू की पार्टी जातीय समीकरण के जरिए संगठन को मजबूत करने में भी जुटी है और इसके लिए आरजेडी ने पार्टी में आरक्षण का दांव चला है, जिसका मकसद पार्टी में दलित, अति पिछड़ा और सवर्णों की भागीदारी को बढ़ाना है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार ने 6 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे, जिनमें से 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य होंगे। मंदिर ट्रस्ट के इन सदस्यों की पहली बैठक 19 फरवरी को होनी तय हुई है। 19 फरवरी को राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में नए सदस्यों के चुनाव और निर्माण को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं। साथ ही मंदिर के शिलान्यास के लिए तारीख पर फैसला भी लिए जाने की उम्मीद है। फिलहाल राम मंदिर शिलान्यास के लिए 2 अप्रैल रामनवमी और 26 अप्रैल अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त सामने आ रहे हैं। पर अब तारीख का अंतिम फैसला श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ही करेगा। दुनिया भर में मंदी की मार के बीच बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। यूपी के बलिया से सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर वाकई मंदी होती तो लोग कोट पैंट की जगह धोती कुर्ता पहनने लगते। बीजेपी सांसद ने कहा कि दुनिया और दिल्ली में मंदी की चर्चा हो रही है। अगर वाकई मंदी होती तो हम कुर्ता धोती पहनते, न कि कोट जैकेट पहनकर आते। अगर सच में मंदी होती तो हम कपड़े पैंट पजामा नहीं खरीद पाते। इससे पहले भी मंदी पर बीजेपी नेताओं के बयान पर विवाद हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में हुई एक ऐसी वारदात जिससे पूरा देश दहल गया, जिसमें एक शख्स ने पहले अपनी बेटी और बेटे की हत्या कर दी। उसके बाद उसने मेट्रो ट्रेन के सामने कूदकर खुद की भी जान दे दी। इत्तेफाक से उसकी पत्नी घर पर नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। पुलिस के मुताबिक अपने बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी करने वाला शख्स डिप्रेशन में था। एक हंसते खेलते परिवार की खुशियों को किसकी नजर लगी? कैसे एक परिवार तबाह हो गया? हर किसी के जहन में ये सवाल कौंध रहा है। दरअसल 44 साल का मधुर मलानी अपने परिवार के साथ शालीमार बाग इलाके में रहता था। रविवार को उसने अपनी 14 साल की बेटी और 6 साल के बेटे की घर में गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी 7वीं क्लास में पढ़ती थी और बेटा पहली क्लास का छात्र था।
मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद मधुर घर से चुपचाप निकल गया। वारदात के वक्त उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। जब वो घर पर लौटी तो पता चला कि उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उस वक्त सनसनी मच गई जब हर गांव में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश पर अपनी ही पत्नी के कत्ल का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक पीएन सिंह एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है और उसकी 3 पत्नियां हैं। आरोपी की पहली पत्नी ग्राम प्रधान है और वो अलग रहती है। वहीं दूसरी पत्नी मुन्नी देवी और तीसरी पत्नी पुष्पा देवी गांव में ही बने दूसरे घर में रहती हैं। किसी बात को लेकर मुन्नी और पुष्पा में आरोपी पति पीएन सिंह की मौजूदगी में ही कहासुनी हो गई, जिसके बाद उसने गुस्से में अपनी दूसरी पत्नी मुन्नी देवी पर अवैध हथियार से फायर कर दिया। मुन्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में तब नया ट्विस्ट आया जब ग्राम प्रधान और आरोपी की पहली पत्नी ने खुद का बचाव करते हुए मुन्नी देवी के खुदकुशी करने का दावा किया, लेकिन मुन्नी देवी के भाई ने मृतका के पति पीएन सिंह पर ही इस जघन्य अपराध का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दी है। शिकंजे में ड्रग सिंडिकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी, एनसीबी ने किया ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश। भारत के पहले डार्क नेट ड्रग सिंडिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी को एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पकड़ा है, जिसके तार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों से जुड़े। हमने जो इसके 2 डार्कनेट अकाउंट देखे हैं उससे पता चलता है कि पीछे में इसने लगभग 600 पार्सल्स दुनिया भर में शिप करके रखे हैं। अलग अलग तरह के ड्रग्स हैं, कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शन के हैं, कुछ ट्रेमाडोल है, कुछ अदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। सबके दाम अलग अलग हैं जो लिस्टेड हैं, बट बहुत तेजी के साथ इसने अपना कारोबार डार्कनेट पे कर दिया है। दिसंबर में इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई और देश भर की तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर इस ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम दीपू सिंह है, जो कि लखनऊ का रहने वाला है। एनसीबी ने ड्रग्स की दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर को पकड़ने के लिए एक स्पेशल 26 टीम बनाई थी, जिसमें एनसीबी के तेज तर्रार अफसरों को शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में सूदखोरों ने एक युवक को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। सूदखोर के गुर्गों ने एक शख्स के कपड़े उतरवाकर उसे बर्फ की सिल्ली पर लेटा दिया और 3rd डिग्री टॉर्चर करते हुए बुरी तरह पिटाई की। किसी तरह जान बचाकर युवक बदमाशों के चंगुल से भागा और पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। सूदखोरों ने युवक को 10 रुपए महीने के ब्याज पर 15,000 रुपए दिए थे और समय से नहीं लौटाने पर उसका यह हाल कर दिया। पीड़ित शैलेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। यूपी के महोबा में अवैध वसूली को लेकर युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 से 5 की संख्या में बदमाशों के गुट ने एक युवक को जमकर पीटा और फिर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि बदमाशों ने अगवा कर उसको मारा पीटा। 4,000 कैश और मोबाइल भी छीन लिया गया। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 1 महीने पुराना है, जिसे कुछ दिन पहले करण राजपूत नाम के आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। फिलहाल सभी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। जली हुई बस की तस्वीरें ओडिशा के गंजम जिले की हैं, जहां करीब 3 दर्जन लोगों से भरी हुई बस चिकारदा से जंगल पाडू की तरफ जा रही थी। जानकारी के मुताबिक मंदराजपुर के करीब बीच सड़क पर 11 केवीए की तार बस की छत से छू गई और देखते ही देखते बस में आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक बस के ड्राइवर ने एक दोपहिया वाहन को पास देने की कोशिश की थी। उसी दौरान बस की छत पर लगा लगेज कैरियर बिजली की तार से टकरा गया। गाड़ी में करंट फैलने से 9 लोगों ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद बस में आग भी लग गई। हादसे के बाद बिजली के तार की सप्लाई बंद करके स्थानीय लोगों की मदद से फंसे हुए यात्रियों को निकाला गया। विश्व कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान पहुंचने पर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि टीम सरकार की इजाजत के बिना वहां गई है। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारतीय दल वाघा बॉर्डर से लाहौर पहुंची। सोशल मीडिया में स्वागत की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खेल मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि सरकार ने किसी भी एथलीट को टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जाने की इजाजत नहीं दी है। बीते 54 साल से साधना के इस झुमके को हर कोई खोज रहा था, जो बरेली के बाजार में गिर गया था। आज यही खोया हुआ झुमका बरेली के 0 पॉइंट पर मिल गया है। बरेली प्राधिकरण ने आम जनता के साथ मिलकर झुमका टावर का निर्माण कराया है।
इस टावर के ऊपर लगा है झुमके के आकार का छत्र, जो बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक है। झुमका टावर उत्तर प्रदेश के बरेली में NH-24 के 0 पॉइंट पर बनाया गया है। यहाँ से दिल्ली आने जाने वाले इस झुमके को नजरअंदाज किए बिना अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने झुमका टावर का उद्घाटन किया। इस शख्स को देखिए, गजब का बैलेंस। बर्फीली वादियों में स्कीइंग का लुत्फ उठाते खिलाड़ी को देखते ही बन रहा था। तस्वीरें उत्तराखंड के औली की हैं, जहां नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप चल रहा है। 10 फरवरी तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 11 राज्यों के 265 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप के तहत यहां 15 किलोमीटर क्रॉस कंट्री स्प्रिंट, ओपन स्नोबोर्ड जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी। एक तरफ जहां खिलाड़ी स्कीइंग का मजा ले रहे हैं, तो वहीं यहां आने वाले पर्यटक भी स्कीइंग के साथ यहां की बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। फरीदाबाद में ओमेक्स बिल्डर के खिलाफ ओमेक्स सोसाइटी में रह रहे लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ओमेक्स बिल्डर ने उन्हें सुनहरे सपने दिखाकर ठगा है। आरोप के मुताबिक पिछले 5 सालों से उन्होंने ओमेक्स सोसाइटी में पोजीशन ले रखी है, लेकिन अब तक उन्हें बिजली, पानी, सीवर और दूसरी सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेला। यहां नक्सलियों ने एक अज्ञात ग्रामीण की हत्या को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मुखबरी के शक में ग्रामीण की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। फिर उसके शव को मनगार रोड के गुफा चौक के पास फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर भी फेंके। मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है। आपको ये भी बता दें कि पूर्वी बस्तर डिवीजन ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। रूस के यूएन्स्क में एक भीषण हादसा होते होते टल गया। हैरान करने वाली ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं कि यह हादसा कितना बड़ा हो सकता था। दरअसल यहां रनवे पर एक बोइंग विमान क्रैश हो गया। तस्वीरों में विमान बर्फ से ढके एक रनवे पर गिरा नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि विमान में कुछ खराबी आ गई थी, जिसके बाद पायलट ने विमान की क्रैश लैंडिंग कराई। गनीमत यह रही कि प्लेन में सवार सभी मुसाफिर सुरक्षित बच गए। बाहर निकलने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरों से फ्रांस सहम गया। ये लहरें सुनामी की दस्तक जैसी नजर आ रही थी, जिससे यहाँ के लोग घंटों दहशत से भरे रहे। दरअसल यहाँ समंदर की लहरें इतनी ऊंचाई तक उठ रही थी कि समुद्र के बीच बना लाइट हाउस तक नजरों से ओझल हो रहा था। इतना ही नहीं, समंदर किनारे लगी पवन चक्कियां भी समंदर की लहरों से मुकाबला करती दिखी। लेकिन कुछ घंटों के बाद लहरें शांत हुई तो लोगों ने भी राहत की सांस ली। थाईलैंड के नाखोन रतचासीमा शहर में एक मॉल में गोलीबारी कर 27 लोगों को मौत के घाट उतारने वाले सिरफिरे जवान को आखिरकार मार गिराया गया। पुलिस और हमलावर के बीच की मुठभेड़ करीब 17 घंटे तक चली। मलावर नाम का सार्जेंट मेजर जकरापन थोम्मा था, जो एक सैनिक था। बंदूकधारी ने फेसबुक पर अपनी तस्वीर पोस्ट कर लिखा कि क्या मुझे आत्मसमर्पण करना चाहिए और कोई भी मौत से नहीं बच सकता। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री के मुताबिक बंदूकधारी को मौत के घाट उतारने के ऑपरेशन में शामिल एक पुलिस अधिकारी भी मारा गया।